हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर। दोस्तों, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो 2 अंकों की संख्या वाले क्वेश्चन किए थे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन किए थे शायद, है ना, 4-5 क्वेश्चन किए होंगे। तो बाकी आप लोगों को अगर कुछ समझ में ना आया हो, कोई इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसी में नेक्स्ट करूँगा। आज उस दिन 26 ए क्लास थी, आज 26 बी क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, और आज नंबर सिस्टम के जितने भी टॉपिक हैं, जितने रह गए हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन रह गए हैं, वो मैं आज कंप्लीट करा दूँगा। उसके बाद हम कल से डीआई पढ़ेंगे। ठीक, तो चलो अब क्वेश्चन आज पढ़ते हैं हम सिर और पैर वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, क्वेश्चन लिखाने के बाद से फिर मैं उसको समझाऊँगा। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन ये है कि किसी स्थान पर कुछ चूहे और कबूतर हैं, ठीक, जहाँ पर कुल 47 सिर हैं तथा 164 पैर हैं, तो चूहों की संख्या बतानी है। तो देखो सबसे बेसिक तरीका तो है एक्स और वाई, मतलब एक्स मानकर, जैसे कि चूहे हैं और कबूतर हैं, है ना। ट्रिकी मेथड भी बता दूंगा, है ना, ट्रिकी अप्रोच भी बता दूंगा, पहले बेसिक समझ लो। ठीक, ठीक है, अब देखो जैसे कुल सिर कितने हैं, 47 सिर हैं। तो जब 47 सिर हैं, इसका मतलब चूहे और कबूतर कुल मिलाकर 47 होंगे। जितने सिर होते हैं टोटल संख्या उतनी होती है। तो 47 सिर हैं, तो हमसे पूछा चूहे, तो हमने चूहों की संख्या x मान ली। अब क्योंकि टोटल 47 सिर हैं, तो कबूतर कितने बचे, 47 - x, ये बचे कबूतर। ठीक, अब पैरों की बात करते हैं, पैर हैं 164। अब चूहे कितने हैं, x। अगर एक चूहा है तो एक चूहे में कितने पैर होते हैं, 4। 2 चूहे हैं तो कितने पैर होंगे, 8। अगर x चूहे हैं तो कितने पैर होंगे, x × 4। चूहे जितने हैं उनको अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो उनके पैर बन जाएंगे, पैर आ जाएंगे वो। ठीक है, तो पैर आ गए। अब जितने कबूतर हैं, कबूतर में एक कबूतर में 2 पैर होते हैं, तो जितने कबूतर हैं अगर उनको हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये पैर आ जाएंगे। ठीक, तो ये टोटल हो गए पैर, और टोटल पैर कितने हैं, 164। ठीक, कैलकुलेट कर लो। 4x + 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8 और 1 9, माइनस के 2x = 164। ठीक, ये बचा 2x, 94 को धर ले जाओ, तो 0 16 में से 9 गए 7, और x बराबर कितना आया, 70/2 मतलब 35। और x हमने क्या मान रखा था, x हमने मान रखा था चूहे, और चूहों की संख्या पूछी है तो आंसर आया 35। तो वहाँ पर चूहे कितने होंगे, वहाँ पर 35 चूहे होंगे। बताओ समझ में आया नहीं आया। देखो ये तो बेसिक था बिल्कुल, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम ट्रिक यूज़ करते हैं वो ट्रिक उसमें काम नहीं आती है क्वेश्चन में। ठीक है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में, इसलिए बेसिक ज़रूरी है। तो समझ में आया आप लोगों को, चलो नोट कर लेना। बाकी अगर मान लो इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, और तरीका बताता हूँ। टोटल 47 सिर हैं, इसका मतलब टोटल 47 जो है वो क्या होंगे, संख्या होगी चूहे और कबूतर की। और हमने ऐसा किया, हमने मान लिया कि 47 जो है टोटल वो सब के सब चूहे हैं। अब अगर 47 चूहे हैं तो एक चूहे में कितने पैर होंगे, एक चूहे में 4 पैर होंगे। तो अगर 47 चूहे हैं 47, तो कितने पैर होंगे, 4 से गुणा कर लो इसे, 4 × 7 = 28 और 4 × 4 = 16, 2 = 18, 168 पैर होते। ठीक, अच्छा ठीक, अब अगर सारे के सारे क्या हैं, कबूतर हैं। ठीक, जैसे कि एक सेकंड, देखो एक गलती हो गई, 4 × 7 = 28, 4 × 4 = 16, 2 = 18। अगर सभी के सभी चूहे हैं तो 188 पैर होते। अच्छा, सभी के सभी अगर कबूतर मान लें, मतलब ये मान लेते हैं कि 47 जो हैं कबूतर हैं और एक कबूतर में 2 पैर होते हैं, तो 47 कबूतरों में 47 दूनी 94। ठीक, अच्छा लेकिन टोटल पैर हैं कितने, 164। तो टोटल को बीच में लिख दो 164, है ना, इस तरह एलिगेशन के द्वारा। 188 में से 164 घटाओ तो कितना बचा, 24। और 164 में से 94 घटाओ तो कितना बचा, 70। ठीक,
अब ये जो हैं ये किसकी, ये संख्या हैं, ये संख्या है किस किस की, चूहों की और कबूतर की। तो पहले सॉल्व कर लो इसे, जैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भाग कर लो 2 से 35 और 2 से 12, और भाग नहीं होगा, है ना। अच्छा यहाँ देखना 35 + 12 कितना हुआ, 35 + 12 हुआ 47 यूनिट। मतलब ये हमारे हिसाब से कितने आई, 35 और 12 टोटल संख्या आई, ये कितनी 47 हमारे हिसाब से। क्वेश्चन में टोटल संख्या कितनी है इनकी 47, तो 47 यूनिट बराबर 47, 1 यूनिट बराबर 1। क्या पूछा है, चूहों की संख्या, चूहे कितने हैं 35 यूनिट, तो 35 यूनिट बराबर 35, तो वहाँ पर चूहे कितने होंगे 35, ये आंसर है ना। वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, देखो 35 और 12 47 हैं, इसका मतलब 35 चूहे होंगे और 12 कबूतर होंगे, लेकिन बाई चांस कभी कभी डिजिट ये अलग भी हो सकती हैं, है ना, तब उस कंडीशन में बताया। बाकी और करता हूँ, देखो बताओ समझ में आए, कर लेंगे फिर इस टाइप के तरीके, तो और भी बहुत सारे होते हैं, है ना। लेकिन चलो वो बात की बात है, जब बाकी कोई और बैच स्टार्ट करेंगे, स्पेशल बैच स्टार्ट करेंगे, है ना, उसमें पढ़ाएंगे, है ना, और तरीके। अभी इतने ही रहने दो उस तरीके भाई, क्योंकि हमें DI पढ़ाना है, एग्ज़ाम भी आने वाला है PET का, UPTSS का, इसलिए तो कर लेंगे सब लोग। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट लिखो, आप लोग करके दिखाना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी स्थान पर कुछ पुरुष और बकरी हैं, वहाँ पर कुल 80 सिर हैं तथा 220 पैर हैं, तो पुरुषों की संख्या बतानी है। अब जो भी तरीका आपको ठीक लगा हो ना, उससे करो, चाहो तो बेसिक से एक्स्ट्रा करके देखना, है ना, मैं आपको एलिगेशन से करके दिखा रहा हूँ, और किसी को अगर समझ में आए तो वो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक, मैं फिर उसी तरीके से समझा दूंगा, पुरुष और बकरी। अच्छा हम मान लेते हैं जब टोटल 80 सिर हैं, इसका मतलब पुरुष और बकरी मिलाकर कुल 80 होंगे, सॉरी, ठीक। अब 80 के 80 अगर पुरुष हैं तो एक पुरुष में 2 पैर होते हैं, तो 80 पुरुष में कितने पैर होंगे 160, ठीक। या हमने ऐसा कर लिया सब की सब बकरी हैं, तो अगर 80 बकरी हैं और एक बकरी में 4 पैर होते हैं, तो 80 बकरी में 8 चौक 32 320 पैर होंगे, ठीक। लेकिन पैर हैं कितने कुल 220, तो पैर बीच में लिख दिए 220। बड़े में से छोटा घटाएंगे तो इसमें से इसे घटाएंगे 0, 12 में से 6 गया 6, ठीक। अब इसमें से इसको घटाएंगे, देखो बड़े में से छोटा घटाते हैं, बीच का नंबर हमेशा एक से बड़ा होगा एक से छोटा, देखो ये इससे बड़ा है लेकिन ये इससे छोटा है, तो घटाओ कितना आया 100, ठीक। सॉल्व कर लो, ये क्या आई संख्या, है ना, 20 पंजे 100 और 20 तिया 60, ये किसकी, पुरुष की, और ये बकरी की संख्या है। हमारे हिसाब से अनुपात में कुल कितना है देखना, पुरुष और बकरी मिलाकर कितने हुए, 5 + 3 कितना हुआ 8, पुरुष और बकरी हुए 8 यूनिट, लेकिन पुरुष और बकरी कुल मिलाकर हैं कितने, जितने उनके सिर हैं, मतलब 80, तो 80, ठीक। अब 1 यूनिट बराबर 10। अब क्या पूछा है, उसमें पूछा पुरुषों की संख्या, तो पुरुष का अनुपात कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो 5 यूनिट 10 पंजे 50, इसका मतलब वहाँ पर 50 पुरुष होंगे, तो बाकी 80 में से कितने बचे 30, तो 30 बकरियाँ होंगी। बताओ समझ में आया नहीं आया। किसी को कोई भी डाउट हो कि 160 या 320 या 220 किस तरह रखा, तो एक बार और समझ लो। 80 सिर थे, इसका मतलब पुरुष और बकरी कुल मिलाकर 80 होंगे, तो हमने क्या कर लिया, पुरुष 80 के 80 को पुरुष मान लिया। अगर 80 के 80 पुरुष हैं तो एक पुरुष के 2 पैर होते हैं, तो 80 पुरुष में कितने पैर होंगे, 80 × 2 यानी 160 पैर, ठीक। अच्छा, या फिर हमने क्या ऐसा कि 80 के 80 को हमने बकरी मान लिया। अगर सब बकरी हैं तो एक बकरी में 4 पैर होते हैं, तो 80 बकरी में कितने पैर होंगे, 80 × 4 यानी 320। ये पुरुष के पैर, ये बकरी के पैर, लेकिन टोटल पैर कितने रखे हैं 220, ये दे रखे क्वेश्चन में, तो बीच में लिख दिया। बड़े में से छोटे को घटाया इधर लिखा, बड़े में से छोटे को घटाया इधर लिखा, सॉल्व करा, 20 पंजे 100, 20 तिया 60, तो ये 5:3 संख्या आई किस किस की, पुरुष के नीचे पुरुष लिखे हुए होंगे, बकरी के नीचे बकरी लिखी हुई होंगी, तो 5 + 3 हमारे हिसाब से 8 यूनिट हुए टोटल, 8 यूनिट हुए टोटल, लेकिन टोटल हैं कितने, जितने उनके सिर हैं, मतलब 80, तो 8 यूनिट बराबर 80, तो 1 यूनिट बराबर 10। क्या पूछा, पुरुष की संख्या, पुरुष की संख्या कितनी है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर 10 × 5 यानी 50, ये आंसर है। बताओ कर लेंगे इस टाइप के, इसमें कोई दिक्कत है।
चलो, और थोड़ा सा इसमें थोड़ा डिफरेंट लिखता हूँ ना अलग। बाकी आप लोग करके देखना, कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें ना समझ में आए तो फिर या तो मुझे सेंड करना या कुछ भी, ठीक, मैं कर दूंगा उसको। देखते हैं, चलो नेक्स्ट लिखते हैं फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी स्थान पर कुछ पुरुष और उतने ही घोड़े हैं। आधे पुरुष अपने घोड़ों पर सवार हैं तथा शेष पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 100 हो तो पुरुषों की संख्या बतानी है। अब देखो ये चेंज है इसमें, उसमें अभी तक क्वेश्चन में सिर और पैर दोनों दे रखे थे, इसमें क्या दे रखा, कुल पैर पैर दे रखे हैं, है ना। तब देखो जैसे उसने कहा पुरुष हैं कुछ और उतने ही घोड़े हैं, है ना। देखो ये लिखा है उतने ही, मतलब दोनों संख्या में बराबर है। संख्या में बराबर हैं तो हमने x पुरुष मान लिए और x घोड़े मान लिए। जब बराबर हैं तो x x मान लिया, ठीक। फिर उसने कहा आधे पुरुष अपने घोड़ों पर सवार हैं, तो ज़मीन पर, ऐसा लिख देता हूँ मैं, ज़मीन पर, तो ज़मीन पर कितने पुरुष चल रहे होंगे, x/2 पुरुष चल रहे होंगे ज़मीन पर। जबकि घोड़े कितने चल रहे होंगे ज़मीन पर, x के x चल रहे होंगे। भाई घोड़े तो सभी चल रहे हैं ज़मीन पर, लेकिन जब आधे व्यक्ति यानी x/2 व्यक्ति घोड़ों पर बैठ गए तो ज़मीन पर आधे चल रहे होंगे, मतलब x/2, ठीक। अच्छा, उसने कहा टांगों की संख्या 100 है। अब पुरुष हैं x/2, ठीक, और एक पुरुष में 2 पैर होते हैं, तो जितने पुरुष हैं अगर हम उनको 2 से गुणा कर दें तो पैर आ जाएंगे पुरुषों के, और जितने घोड़े हैं अगर हम उन्हें 4 से गुणा कर दें तो ये पैर आ जाएंगे। तो कुल पैर कितने हो गए ज़मीन पर, ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा 100, यहाँ कितना आया 4x + x यानी 5x, तो 5x बराबर 100 और 5 से भाग करेंगे तो 100/5 यानी 20, x का मान आया 20। पूछा क्या है हमसे, पुरुषों की संख्या, तो पुरुष कितने थे, x मतलब 20, इसका मतलब 20 पुरुष होंगे और 20 ही घोड़े होंगे। बताओ समझ में आया नहीं आया। ठीक है, उसने कहा ना आधे पुरुष घोड़ों पर सवार हैं, तो जब x पुरुष थे तो x का आधा कितना हुआ, x/2। अपने घोड़ों पर बैठ गए तो उनके पैर तो ज़मीन पर टिक नहीं रहे होंगे, तो बाकी ज़मीन पर कितने आधे होंगे, मतलब x/2 ज़मीन पर चल रहे होंगे पुरुष, और घोड़े ज़मीन पर कितने चल रहे होंगे, सभी के सभी। तो जितने पुरुष हैं अगर 2 से गुणा कर देंगे तो उनकी पैर आ जाएंगे, टांग आ जाएंगी उनकी, और जितने घोड़े हैं उनको 4 से गुणा कर देंगे तो उनके पैर आ जाएंगे। तो कुल पैर ज़मीन पर कितने हैं, 100, तो x बराबर कितना है 20, और x क्या मान रखा था, पुरुष, इसका मतलब 20 पुरुष हैं और 20 ही घोड़े हैं। आया समझ में। अच्छा देखो, या फिर हम यूनिट से भी कर सकते हैं, है ना। जैसे देखो उसने कहा कुछ पुरुष और उतने ही घोड़े, मतलब बराबर बराबर हैं, तो हमने ऐसा कर लिया 2 पुरुष मान लिए और 2 ही घोड़े मान लिए। अच्छा 2 क्यों माने, 2 इसलिए मान लिए क्योंकि पुरुष का आधा करना पड़ेगा तो आसानी से हो जाएगा आधा, ठीक है। अब 2 पुरुष थे और 2 ही घोड़े हैं, ठीक। अच्छा जमीन, जो उसने कहा कि आधे पुरुष अपने घोड़ों पर सवार हैं, तो पुरुष 2 हैं, 2 का आधा एक पुरुष घोड़े पर बैठा है, तो ज़मीन पर 1 पुरुष चल रहा होगा और ज़मीन पर 2 तो घोड़े चल ही रहे होंगे, है ना। ऐसा मत सोचना कि 1 पुरुष बैठ गया तो यहाँ 3 हो गए, है ना, गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 पुरुष ज़मीन पर चल रहा है जबकि 2 के 2 घोड़े ज़मीन पर चल रहे हैं। अब जब 1 पुरुष ज़मीन पर है तो 1 पुरुष के कितने पैर हो गए, 2 पैर हो गए, और 2 घोड़े ज़मीन पर हैं तो 2 घोड़ों के कितने पैर हो गए, 2 चौक 8 पैर हो गए, तो कुल कितने पैर हो गए, 10 पैर हो गए, ठीक हमारे हिसाब से। जबकि क्वेश्चन में कितने पैर हैं, 100, तो बराबर 100 यूनिट, तो 10 यूनिट बराबर 100, तो 1 यूनिट बराबर 10 आ गया। क्या पूछा है उसने, कुल संख्या, नहीं सॉरी पुरुषों की संख्या। अब पुरुष कितने यूनिट हैं, 2 यूनिट, भाई ये संख्या ही तो थी पुरुषों की, तो 2 यूनिट, जब 1 यूनिट 10 के बराबर है तो 2 यूनिट 10 × 2 यानी 20, इसका मतलब पुरुष कितने हो गए, 20 पुरुष हो गए। बताओ समझ में आया नहीं आया, ये 2 + 8 समझ में आया। भाई 1 पुरुष ज़मीन पर है तो उसके 2 पैर होंगे, 2 घोड़े ज़मीन पर है तो 2 चौक 8 पैर होंगे ज़मीन पर, तो 8 + 2 हमारे हिसाब से 10 यूनिट पैर हुए ज़मीन पर। जबकि क्वेश्चन में कहा गया है 100, तो 10 यूनिट बराबर 100, 1 यूनिट बराबर 10। कहा है पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या कितने यूनिट है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर 10 × 2 यानी 20। बताओ समझ में आया नहीं आया, कर लेंगे। तो फिर भी मैंने आपको बताया, देखो बेसिक बहुत ज़रूरी है ना, बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ट्रिक तो ये है कि लैंग्वेज के हिसाब से चेंज होती रहती है, ठीक। चलो ठीक है, फिर अब इसमें नेक्स्ट
एक क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, आ जाता है जनरली, है ना, नंबर ऑफ ज़ीरोज, यानी ज़ीरो की संख्या। ठीक है, वो कुछ नंबर दे देगा मल्टीप्लाई करके, उसमें पूछ लेगा कि इनको मल्टीप्लाई करने पर इनके लास्ट में कितने शून्य होंगे, कितने ज़ीरो होंगे। ठीक है, वो बता दे रहा हूँ। पहले तो बच्चों ज़ीरो का कॉन्सेप्ट समझ लो। जीरो का कॉन्सेप्ट ये है, जीरो कब आएगा, जब 10 आएगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि 10 के बिना ज़ीरो, 10 से अलग ज़ीरो आ जाएगा किसी नंबर में, कम से कम 10 तो होना ही चाहिए। तो 10 का मतलब है बच्चे 2 गुणा 5। ठीक, मतलब 5 के साथ कोई भी सम संख्या हो, 5 चौक 20, 5 चौक 30, 5 अट्ठे 40, कुछ भी, तो 5 के साथ कोई भी सम संख्या हो तो एक जोड़ा बनेगा अगर 5 और 2 का। अब हम 2 और 5 ही ले लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो 5 और 2 का एक जोड़ा मिलकर क्या बनाएगा, 10 बनाएगा, मतलब एक ज़ीरो बनाएगा। देखो 2 और 5 का एक जोड़ा मिलकर एक ज़ीरो बनाएगा। इसका मतलब 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे उतने ही ज़ीरो होंगे। ठीक, जैसे कि मैं लिखूँ अभी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, अब देखो कितने पेयर बने, 2 और 5 का एक जोड़ा, 2 और 5 का दूसरा जोड़ा, 2 और 5 का तीसरा जोड़ा, तो कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। ठीक, तो 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ज़ीरो आएंगे। ठीक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमें 2 ढूंढना है या 5 ढूंढना है, किसके लिए, ज़ीरो के लिए, हमेशा 2 या 5 ढूंढना है। अब उसमें से भी 2 या ढूंढना है या 5 ढूंढना है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज, मतलब क्वेश्चन पर, क्वेश्चन है क्या। ठीक, तो उसको मैं समझाऊंगा प्रॉपरली, उसकी चिंता मत करो आप लोग, बस ये समझ लो। ये समझ में आया? अगर मान लो 2 4 बार होता, 5 भी 4 बार होता, तो कितने जीरो हो जाते, 4 जीरो हो जाते। ठीक, इसमें कोई दिक्कत है, कर लेंगे सब लोग। चलो ठीक, तो 2 और 5 का जोड़ा देखना है। अब मान लो ऐसा लिखा हुआ है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इसमें बता सकते हैं इनकी गुणा करने पर कितने जीरो आएंगे, बताओ। देखो कितने जोड़े बने, 1 2 3, कितने जीरो बने, जोड़े बने 3, तो 3 जीरो हो जाएंगे। आया समझ में? यहाँ आप 2 कितनी बार भी लिख लो आगे को। आप मान लो ये भी क्वेश्चन होता तो इन 2 से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 5 नहीं है भाई। 2 गुणा 5 मिलकर ही तो जीरो बनाएगा, और बाकी 5 तो जितने थे वो ख़त्म हो गए। 2 कितने भी हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, तो कितने ज़ीरो हुए, 3 ज़ीरो। अभी कॉन्सेप्ट समझना, देखो ये नंबर 1, ये नंबर 2। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो बताओ कितने ज़ीरो आएंगे। जोड़े देखो, एक जोड़ा बना, दूसरा जोड़ा बना, क्या और कोई जोड़ा बना 2 और 5 का? कोई जोड़ा नहीं बना, तो कितने ज़ीरो आएंगे, 2 जीरो। यहाँ से बताओ, समझ में आया? इन 5 से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इनको बनाने के लिए, इनका पेयर बनाने के लिए 2 है ही नहीं इसमें। ठीक, अब देखो, अब ये चीज़ समझना, यहाँ पर 5 कम थे या 2 कम थे? यहाँ पर 5 कम थे, कितने थे वो, 3, तो इसलिए 3 जीरो हो गए। यहाँ पर 5 कम है कि 2 कम है? यहाँ पर 2 कम है, और 2 कितने हैं संख्या में, 2 हैं, तो 2 जीरो। इसका मतलब 2 और 5 में जो भी संख्या कम होगी उतने ज़ीरो आएंगे। ज़्यादा वालों को नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा से पेयर नहीं बनेंगे। देखो पेयर नहीं बने इनके, वैसे ये भी ज़्यादा थे, पेयर नहीं बने। तो 2 और 5 में जो भी संख्या कम बार आएगी, कम होगी, उतने ज़ीरो बनेंगे। ठीक, आया समझ में? जैसे कि मान लो कर लेंगे सब लोग फिर इस टाइप के, मतलब ये समझ में आया आप लोगों को? चलो ठीक। जैसे मान लो लिखा हुआ क्वेश्चन है 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, 6 की पावर 4, 8 की पावर 2। ठीक,
अब इसमें बताने हैं इसको, इनको सॉल्व करने पर कितने ज़ीरो आएंगे इसमें, ठीक। अब हमें ज़ीरो के लिए क्या देखना है, 2 और 5 को देखना है, जो भी कम होगा, ठीक है। अब देखो 2 यहाँ 5 बार है, इसमें तो 3 में तो कोई 3 से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें 2 है ना इसमें 5 है। अच्छा इनमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। अब देखो 2 5 बार है, 5 3 बार है, 5 और में है नहीं किसी में, इसका मतलब 2 कम है यहाँ पर या 5 कम है यहाँ पर, यहाँ पर 5 कम है। तो अब 5 कितने हैं, 5 हैं 3 बार, इसका मतलब कितने ज़ीरो होंगे, 3 ज़ीरो होंगे, ठीक। तो मैंने आपको बताया अभी 2 और 5 देखना होता है, और 2 और 5 में जो भी कम बार आया है उतने ज़ीरो होते हैं। तो 5 यहाँ पर 3 बार है इसलिए 3 ज़ीरो हैं, 2 यहाँ पर ज़्यादा बार है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो। 5 की पावर 8 गुणा 10 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 6 गुणा 8 की पावर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इसमें 2 और 5 यहाँ देखना पड़ेगा, जैसे कि 5 को तो नहीं तोड़ सकते, 5 की पावर 8 लिख दिया। ये जो 10 है, 10 को 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, 10 को 2 गुणा 5 लिख दिया, 10 को 2 गुणा 5 लिख दिया, और इसकी पावर 2, ये तो 2 की पावर 6 है ही, 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया, 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया, 3 पावर इसकी है। ये बताओ सेकंड लाइन समझ में आई है नहीं आई? जब मैंने आपको सर्च और इंडाइसिस कराया था घातांक करनी, तब ये चीज़ बताई थी। 10 को 2 गुणा 5 लिख दिया, पावर वैसे लिख दी, 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया, पावर वैसे लिख दी, ठीक। अब देखो 5 की पावर 8 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 3 3 9, ठीक। अब बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी, तो 5 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 2 कितना हुआ, 5 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 2, 2 की पावर 6, 2 की पावर 9, बेस सेम है तो लिख दिया बेस 9, 9 और 6 15, 15 2 17। तो अब आप मुझे बताओगे कि 2 कम है इसमें या 5 कम है। देखो 2 की पावर 17 मतलब 2 17 बार लिखा है, 5 की पावर 10 है मतलब 5 10 बार लिखा है, तो 5 ही तो कम है, और कम कितनी बार है, वो 5 10 बार है। इसका मतलब 10 जीरो होंगे इनकी गुणा करने पर, इन सब की गुणा करने पर, इस क्वेश्चन में इन सब की गुणा करेंगे तो कितने जीरो आएंगे, 10 जीरो आएंगे लास्ट में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप के, तो समझ में आया 2 और 5 देखने का मतलब। चलो ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे फिर। चलो एक और कर लो। 2 की पावर 8 गुणा 10 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 2, ये है। इसमें बताने कितने ज़ीरो होंगे, ठीक। अब यहाँ 2 की पावर 8 है गुणा 10 को बताया था 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, तो इधर लिख देते हैं 2 गुणा 5, 10 को 2 गुणा 5 लिख दिया, और इसकी पावर 8 है, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 8, ठीक। और ये 5 की पावर 3। अच्छा 6 को लिखेंगे तो 6 को 2 गुणा 3 लिखेंगे, और इसकी पावर, तो यहाँ से कितना जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगी। बाकी 3 से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ, है ना, 3 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 और 5 देखने हैं हमें। तो अब 2 की पावर देखो, 8 8 16, 16 2 18, 2 की पावर 18 गुणा 5 की पावर 8 और 5 की पावर 3, 5 की पावर 11। तो 5 और 2 में कौन कम है, 5 कम है। 5 कितनी बार आया, 11 बार। इसका मतलब कितने जीरो होंगे सॉल्व करने पर, 11। इन सब की गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा उसके लास्ट में कितने ज़ीरो होंगे, 11 जीरो होंगे। आए समझ में? तो कर लेंगे इस टाइप के। चलो अब इसमें और टाइप, जैसे कि मान लो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट डॉट करके लिख दिया, मान लो उसने 50। क्वेश्चन ये है कि इन सब की गुणा करने पर संख्या के अंत में जो आंसर जो आएगा उसके लास्ट में कितने ज़ीरो होंगे, तो कितने ज़ीरो होंगे ये बताना है। चलो देखो इसमें ज़ीरो बताने हैं, तो अब इसमें आप बताओ 2 कम होंगे या 5 कम होंगे। भाई देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। मान लो एक छोटी सी बात, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4
5 6 7 8 9 10। मान लो ये इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 कहाँ पर आएगा, 5 तो यहाँ आएगा और 5 यहाँ आएगा, बाकी 2 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ भी आएगा, 2 यहाँ भी आएगा, 2 यहाँ भी आएगा, 2 यहाँ भी आएगा। तो 2 ज़्यादा बार है कि 5 ज़्यादा बार है, 2 ज़्यादा बार है, और हमें ढूंढना क्या होता है, कम बार। तो कम कौन है, 5 कम है, इसका मतलब हमें यहाँ 5 देखना है। ठीक, अब देखो एक जो बेसिक मेथड है, बेसिक ये है कि 5 देख लो कितनी बार आएगा। तो देखो 5 5 में आएगा, 5 10 में आएगा, 15 में 5 आएगा, ठीक है, ठीक, 20 में 5 आएगा, 25 में 5 आएगा, 30 में 5 आएगा, 35 में 5 आएगा, 40 में 5 आएगा, 45 में 5 आएगा और 50 में 5 आएगा। ठीक है, अब देखो तो कितनी बार है, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर 2 बार आएगा, 5 पंजे 25। ठीक, अच्छा इस 50 में भी 2 बार आएगा, है ना, क्योंकि 25 आएगा, 25 में 5 गुणा 5 2 बार आता है। ठीक है, कुछ भी ऐसा, ठीक है, देखो 25 है, 25 में इसलिए 2 बार आएगा, इसमें 1 बार आएगा, इसमें 1 बार आएगा, इसमें 1 बार आएगा, इसमें 1 बार आएगा। काउंट कर लो कितनी बार आया, 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 और 2 12। तो कितनी बार आया, 5 12 बार। तो इसमें इसका मतलब इसमें कितने जीरो होंगे, इसमें 5 जीरो होंगे। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, कितने ज़ीरो होंगे, 12 ज़ीरो होंगे। तो एक मेथड तो ये है, ठीक है, कि उसमें 5 काउंट कर लेंगे। ठीक, या फिर जैसे लगातार नंबर लिखे हुए हैं, लास्ट नंबर क्या है, 50 50। अब क्योंकि हमें 5 ढूंढना है इसलिए 5 से भाग करो इसे, तो 5 से कितनी बार भाग हो जाएगा, 10 बार। ठीक, अब ये 10 है, इस 10 को फिर 5 से भाग करो, कितनी बार, 2 बार। क्या 2 भाग हो जाएगा 5 से, 2 भाग नहीं होगा 5 से, तो बस जहाँ भाग नहीं होगा वहाँ रुक जाओ और जोड़ दो इन्हें। तो 10 + 2 कितना है, 12। तो कितने ज़ीरो होंगे इन सब की गुणा करने पर, 12 ज़ीरो। या इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, या तो 5 ढूंढो आप, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये मेथड जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो मान लो ये होता 150 टाइम 150। ठीक, मतलब इन सब की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आएगी उसके लास्ट में कितने ज़ीरो होंगे ये बताना है। ठीक है, तब देखो तरीका 150 है, 150 को 5 से भाग करो, कितनी बार भाग हो गया, 30 बार। अब ये 30 है, 30 को 5 से भाग करो तो 5 6 30 भाग हो गया। इस 6 को 5 से भाग करो तो 5 1 5 एक बार भाग हुआ, एक भाग नहीं होगा 5 से, बस जोड़ दो इन्हें, 30 6 36 और 1 37। तो कितने ज़ीरो होंगे, 37 ज़ीरो। इन सब की मल्टीप्लाई करने पर उसके लास्ट में जो संख्या आएगी, जो आएगी उसके लास्ट में 37 ज़ीरो होंगे। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, चलो एक और करके दिखाओ। मान लो अगर ये हो 1000 तक, तब देखो 1000 को 5 से भाग करो, कितना आया, 200। 200 को 5 से भाग करो, कितना आया, 40। 40 को 5 से भाग करो तो 5 8 40। 8 को 5 से भाग करो तो 5 1 5। अब एक भाग नहीं होगा, जहाँ पर भाग होना रुक जाएगा, बस वहीं रुक जाओ, जोड़ दो सबको। 40 48 49 249। तो इन सब की गुणा करने पर लास्ट में कितने ज़ीरो आएंगे, 249 ज़ीरो आएंगे। बताओ क्या समझ में आया? अगर आप इसको कैलकुलेटर से भी करेंगे तो कैलकुलेटर भी एरर दिखा देगा, वो नहीं बता पाएगा कितने ज़ीरो होते हैं। ठीक है, तो कर लेंगे इस टाइप के। ठीक है, चलो अब मान लो गैप से आ जाए, इसमें जैसा आ जाए 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा मान लो दे दे 60, कि इसमें कितने ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसी के आधार पर और बना लेंगे। इस 2 को तो 1 गुणा 2 लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुणा 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3।
8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 4, 60 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 30। ठीक, अब देखो ये कितनी टर्म है टोटल, भाई ये 30 टर्म है, 30 ब्रैकेट बनेगी ऐसी ऐसी। ठीक है, क्यों बनेगी देखो 30 ब्रैकेट, ये कितना है, ऐसा ऐसा लिख लो 2 गुणा 1, एक सीक्वेंस बन जाएगा। देखो दो पहले वाला 2 सब में है, लेकिन 1 2 3 4 ऐसा करके कहाँ तक आएंगी 30 तक। तो 2 कितनी बार आएगा, 2 30 बार आएगा। तो जब 2 की 30 बार गुणा करेंगे तो 2 की पावर 30 ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या बचा 1 गुणा, यहाँ बचा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा लास्ट में कितना बचा 30। ये बताओ समझ में आया नहीं आया। अब यहाँ आपको बताया गया था कि 1 2 3 4 अगर लगातार संख्याएं हैं तो इसमें 5 कम बार आएगा, 2 तो ज़्यादा बार आएगा। तो 2 तो वैसे भी ज़्यादा बार आएगा और 2 ये भी लिखा हुआ है, तो इस 2 से तो कोई मतलब नहीं है, 0 के लिए केवल। ठीक, अब ये 30 हैं तो बताया था 30 को 5 से भाग करो, 5 6 30, 6 को 5 से भाग करो, 5 1 5। अब 6 + 1, तो इन सब की गुणा करने पर कितने जीरो आएंगे, केवल 7 जीरो आएंगे, 7। बताओ समझ में आया नहीं आया। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है जिससे भी संख्याएं भाग हो रही होंगी, आप केवल लास्ट वाले से चेक कर लो, जैसे 2 से भाग हो रही है सब, इसे 2 से भाग कर दो, कितना है 30, 30 में चेक कर लो। ठीक है, चलो एक और करते हैं। तीन गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12 210। ठीक है, इसमें सॉल्व करना है। अब देखो 3 आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक, सब 3 से संख्या भाग हो रही हैं, तो आप 3 से भाग कर लो, कितना आया 70। इसका मतलब ये 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट 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 कहाँ तक बनेगा, 70 तक बनेगा। तो 70 में चेक कर लो बस, 70/5 कितना हुआ 14, और 14 को 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, शेष बचा उससे कोई मतलब नहीं है, 2 भाग नहीं होगा, तो 14 + 2 कितना आ जाएगा 16। तो इसमें कितने जीरो होंगे, 16 जीरो, ये आंसर आ जाएगा। बताओ कि 70 में क्यों लिया, ये समझ में आया। भाई सबको 3 से भाग कर लो, क्योंकि 10 में जीरो में क्या आएगा 10, 10 में कब बनेगा जब 2 गुणा 5 बनेगा, तो 3 से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 3 से ऐसा भाग करेंगे, सबको 3 से भाग करेंगे, तो 3 × 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यहाँ तक 3 टर्म हो गई, 3 चौक 12, यहाँ तक 4 टर्म हो गई, और यहाँ तक 3 से भाग करा तो 70 टर्म हो गई। 70 टर्म का मतलब 1 2 3 4 कहाँ तक 70 तक लिखा हुआ होगा, तो 70 तक होगा, तो 70 में चेक कर लिया। कर लेंगे, अच्छा चलो एक करके दिखाओ फिर जल्दी से। 4 गुणा 8 गुणा 12 गुणा 320। इसमें बताना कितने जीरो होंगे। देखो 4 से संख्या से भाग हो रही है, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1 2 3 आ रहा लगातार, तो 4 से आप इसे भाग कर दो, 4 8 32। इसका मतलब ये कितनी संख्याएं होंगी, 1 2 3 डॉट 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 करके 80 संख्याएं होंगी। तो 80 को चेक कर लो बस, 80/5 16, 16/5 3, और 3 भाग नहीं होगा नेक्स्ट, बस जोड़ दो, 16 + 3 19। तो कितने जीरो होंगे, 19 जीरो, ये आंसर। इन सब की गुणा करने पर लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 19 जीरो आएंगे। कर लेंगे सब, चलो अच्छा मान लो हो 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 200। अब देखो पहले इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तो सब में 5 आ रहा है। जैसे 5 गुणा, इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 2, इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 3, इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 4, वैसे ही लास्ट को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 40। और यहाँ 5 था तो ऐसा लिख सकते हैं 5 को 5 गुणा 1,
जैसा अभी हमने 2 को 3 को लिखा था वैसे ही हमने इसको लिख लिया 5 को, क्योंकि 5 कॉमन आ रहा सब में। अब देखो ये बता सकते हो, जैसे मैंने आपसे कहा भाई ये हैं, ये कितनी टर्म है 1 2 3, भाई 15 10 5, ये 3 ही तो संख्याएं हुई यहाँ तक। अच्छा 20 तक कितनी संख्याएं हो गई 1 2 3 4, ठीक 1 2 3 4, आया समझ में। अब मेरे बताने का मतलब ये है, ये 1 लिखा है तो पहली टर्म, 2 लिखा है दूसरी टर्म, 3 लिखा है तीसरी टर्म, 4 लिखा है चौथी टर्म, तो ये कौन सी टर्म होगी 40वीं टर्म होगी। तो 5 कितनी बार लिखा होगा भाई, अगर 4 टर्म है तो 5 1 2 3 4, 5 4 बार लिखा है। यहाँ 40 संख्याएं हैं तो 5 कितनी बार गुणा हो रही है 5 की 40 बार। जब 5 की 40 बार गुणा करेंगे तो 5 की पावर 40 लिख सकते हैं। बताया था अभी 2 की पावर लिख कर बताया था, ठीक। तो 5 की गुणा 40 बार हो रही है, इसका मतलब 5 की पावर तो 40 हो गया। बाकी क्या बचा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 कहाँ तक 40 तक। और इसमें आपको बताया गया था 2 कम बार आता है कि 5 कम बार आता है, तो इसमें तो 5 कम बार आता है, तो 5 देख लो इसमें, ठीक। अब देखो 5 देखेंगे कितना है 40, तो 40 बटे 5 कितना हुआ 8, 8 बटे 5 तो 5 एकन 5, तो 8 प्लस 1 कितना हुआ 9, तो 9 जीरो तो यहाँ से आ गए। अच्छा ये कितने जीरो होंगे, जब 5 की पावर 40 है तो 40 जीरो ये होंगे, तो 40 जीरो ये और 9 ये, तो 40 प्लस 9, इसका मतलब 49 जीरो होंगे, ये हो सकता है, ठीक। तो 5 वाले का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक। उसमें किस तरह करेंगे बताओ, ये समझ में आया। तो इसमें कितने जीरो आए 49 जीरो। अच्छा 5 के लिए अभी हमने क्या चुना था 5 चुना था। अब देखना इसमें अगर हमें इसमें दो देखने हो, 2 ढूंढने हो, तो 2 कितने नंबर ये 40, तो 40 बटे 2, अब 2 देख रहे हैं हम इसमें 2 कितनी बार आएगा, तो 40 बटे 2 यानी 20, फिर 20 को 2 से भाग करो, 20 बटे 2 यानी 10, 10 को 2 से भाग करो, 2 पंजे 10, 5 को 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, 2 को 2 से भाग करो 1, तो देखो 2 कितनी बार आया 20 10 30 5 35, 35 2 37 और 1 38, तो ये तो 38 बार है भाई। 2 तो आया 38 बार, और 5 कितनी बार आया 49 बार। और हमें देखना क्या होता है 2 और 5 ही तो देखना होता है, जो भी कम बार आया हो। तो यहाँ 2 ज़्यादा बार है या 2 कम बार है या 5 कम बार है भाई, 5 49 बार है और 2 38 बार है, इसका मतलब 2 कम है। तो हमें क्या देखना है 2, तो इसका आंसर क्या 49 नहीं होगा, ध्यान रखना। देखो अब देखो इसमें कितने 2 कम बार है, 2 कितनी बार है 38 बार है, ठीक है। तो इसमें 2 कम बार आया, 2 कितनी बार है 38 बार, इसका मतलब इसमें 38 जीरो होंगे, ठीक। तो ध्यान रखना अगर 5 के मल्टीपल होंगे, ठीक 5 का मल्टीपल होगा तो उसका मतलब उसमें 2 कम बार आएगा, और 2 कम बार आएगा तो उसमें 2 ढूंढना है, ठीक है। आया समझ में। तो 38 जीरो होंगे, ध्यान रखना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर ऐसा ही। इसमें मान लो 200 की जगह कुछ और लिख लो, ठीक है। अच्छा मान लो यहाँ 5 10 15 कहाँ तक 400 तक होता, ठीक। तो 5 कॉमन आएगा, अब 5 कॉमन आएगा तो 5 देखो 5 किस तरह कॉमन, ठीक। इसमें बताना, देखो इसमें बताने कितने ज़ीरो होंगे। और मैंने आपको बताया था अभी अगर ये सब 5 के मल्टीपल चल रहे हैं तो उसमें 2 कम बार आएगा, तो 2 देखना है, ठीक। अब पहले तो देख लो टर्म्स कितनी है, जब 5 से भाग करेंगे इसे तो 5 अट्ठे 40, कितनी टर्म्स हैं 80 टर्म्स हैं, तो 80 बटे 2 40, 40 बटे 2 20, 20 बटे 2 10, 10 बटे 2 5, 5 बटे 2 2 है ना, 2 दूनी 4, 1 बचा उसका कोई मतलब नहीं है, जितनी बार भाग गया 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1, जोड़ दो सब, 5 2 7 और 1 8, 4 2 6 और 1 7, कितने 78, 2 78 बार आएगा, इसका मतलब 78 जीरो होंगे। और अगर हम 5 को देखने लगे तो 5 यहाँ 40, 5 अट्ठे 40 यानी 80 बार तो 5 गुणा में आएगा, तो 80 बार तो वही आ गया, और बाकी 80 तक में भी आएगा, और इसका मतलब 78 से ज़्यादा हो जाएगा 5।
तो 2 और 5 में जो कम होता है वो ढूंढते हैं। तो इसमें दो कम बार आएगा, इसलिए दो ढूंढा है। देखो 2 कितनी बार आया, 78 बार। इसका मतलब यहाँ पर गुणा करने पर कितने जीरो होंगे, 78 जीरो होंगे। बताओ समझ में आया नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप के। अच्छा मान लो हो 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 500, इस तरह हो, है ना। तब देखो भाई, इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 1, इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 2, इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 3, इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 4, लास्ट वाले को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 50, क्योंकि 50 नहीं 500। अब देखो मैं आपसे पूछूँ, ये जो संख्याएं हैं जो गुणा में लिखी हैं, ये कितनी संख्याएं हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए कितनी संख्याएं हैं, 50। क्यों? देखो अगर मैं भाई केवल 40 तक लूँ तो 40 तक गिन सकते हो, 1 2 3 4 संख्याएं हैं, और 40 तक देखना यहाँ पे, देखो 1 2 3 4, तो 4 संख्याएं हैं। तो यहाँ तक कितनी संख्याएं होंगी, 50। इसका मतलब 10 कितनी बार लिखा है गुणा में, 50 बार। 10 गुणा में 50 बार लिखा है, इसलिए इसको 10 की पावर 50 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या बचा, 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट 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 50। अब यहाँ पर 50 बार तो जीरो यही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ तो 2 भी 50 बार है, 5 भी 50 बार है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 1 2 3 4 5 अगर लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं तो कम बार कौन आएगा, कम बार आएगा 5। बताया था सबसे शुरू में ऐसे क्वेश्चन कराए थे। तो ये 50 है, तो 50/5 मतलब 10, 10/5 मतलब 2। अब तो 2 भाग ही नहीं होगा, तो 10 + 2 कितना हुआ, 12। तो 12 जीरो तो ये, और कितने, 50 जीरो है, तो 50 + 12 कितना हो जाएगा, 62। तो इन सब की गुणा करने पर कितने जीरो आएंगे, 62 जीरो आएंगे। बताओ समझ में आया नहीं आया? कर लेंगे सब। चलो एक और इसे डाइट करने की कोशिश करेंगे, है ना, लास्ट वाले को भाग करके। जैसे मान लो 6000 लिखा होता, ठीक है, 6000 तक लिखी हुई संख्याएं हैं, और क्योंकि 10 से सब भाग हो रहे हैं तो आप इसे 10 से भाग कर लो। तो 10 से भाग करेंगे तो 600। तो ये कितनी संख्याएं होंगी, 600 संख्याएं होंगी। तो 10 कितनी बार गुणा हो रही होगी, 10 की गुणा 600 बार हो रही होगी। ठीक, अंदर क्या बचेगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 कितना, 600। अंदर ये बचेगा, जितनी संख्या है वहाँ तक बचेगा। अब इस 10 में तो 2 और 5 बराबर टाइम है, यहाँ जो कम है वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 5 कम बार आएगा, तो 5 ढूंढ लो। तो 600/5 120, 120/5 24, 24/5 5 चौक 20। ठीक, बाकी भाग नहीं होगा, जोड़ दो, 4 और 4 8, 2 और 2 4, तो 148 जीरो तो इसमें आ गए, और 600 जीरो ये हैं। ठीक, तो 600 + 148 कितना आ जाएगा, 748। तो इन सब की गुणा करने पर, 748 748 जीरो आएंगे। बताओ कर सकते हैं? चलो ठीक है, तो बाकी आप लोग नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ करके देखना। इसमें कोई भी दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ठीक है, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। या कमेंट करके बताना कि कौन सा किस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। ठीक, चलो अब देखो, अब इसमें लास्ट टॉपिक बचा है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है जोड़े निकालना, पेयर नहीं सॉरी, उनके गुणनखंड बताना। ठीक, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन लिखा है
2 गुणा 5, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 6, ये लिखा हुआ नंबर। ठीक, तो इसमें पूछ लेगा आपसे, इसमें क्या क्या चीज़ पूछेगा देखो। एक तो पूछेगा अभाज्य गुणनखंड, कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। ठीक है, अच्छा एक आपसे पूछेगा इसमें कुल गुणनखंड, कि इसमें टोटल फैक्टर कितने होंगे। ठीक, एक इसमें आपसे पूछेगा सम गुणनखंड, ठीक, एक आपसे इसमें पूछेगा विषम गुणनखंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे इसमें अभाज्य और कुल, इसके बारे में बाद में बता के चलेंगे। ठीक है, देखो अभाज्य गुणनखंड के लिए अभाज्य का मतलब होता है ए का मतलब ना और भाज्य का मतलब भाग होना। ऐसी संख्याएं जो किसी से भी भाग नहीं होती वो अभाज्य होती है, प्राइम नंबर जिन्हें कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि जो नंबर लिखे हुए हैं उनके जो बेस हैं, जो आधार हैं, वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। देखो 2 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है। अगर नहीं है तो बनाएंगे उन्हें, मैं बताऊंगा कैसे बनाएंगे। ठीक, अभी तो ये अभाज्य संख्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो ये 3 प्लस ये 2 प्लस ये 6, तो 3 + 2 5, 5 + 6 11। तो इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, इसमें 11 अभाज्य गुणनखंड होंगे, केवल डायरेक्ट पावर को जोड़ देंगे। ठीक, अच्छा अगर इसमें आपसे पूछे कुल गुणनखंड बताओ, ठीक, इसमें अगर आपसे पूछे कुल गुणनखंड बताओ, तब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये अभाज्य होने चाहिए, नहीं है तो करेंगे। उसके बाद ये पावर कितनी है, 3, 3 में 1 जोड़ो 4, ये पावर कितनी है, 2, 2 में 1 जोड़ो 3, ये पावर कितनी है, 6, 6 में 1 जोड़ो 7। अब गुणा कर दो सबकी, 4 × 12, 12 × 7 84। तो कुल गुणनखंड कितने आए, 84। बताओ आपको इसमें समझ में आया कि अभाज्य में और कुल में क्या अंतर है। मैं समझा देता हूँ। अभाज्य का मतलब है कि 2 × 2 × 2, 2 के 3 पेयर, तीनों के तीनों अभाज्य। 2 3 बार आएगा, इसका मतलब 3 बार अभाज्य गुणनखंड हुआ। 5 2 बार आएगा तो 5 2 बार अभाज्य गुणनखंड हुआ। 7 6 बार आएगा तो 7 6 बार अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो टोटल मिलाकर 11 अभाज्य गुणनखंड हुए उसके। लेकिन कुल गुणनखंड का मतलब है, देखो कुल ज़्यादा क्यों आए, कुल ज़्यादा बच्चे इसलिए ज़्यादा आए कि 2 से भाग होगा, ये जो भी संख्या होगी 2 से भाग हो जाएगी। अच्छा 2 × 5 10 से भी तो भाग हो जाएगी, 2 × 7 14 से भी तो भाग हो जाएगी, 5 × 7 35 से भी तो भाग हो जाएगी, है ना, या 5 पंजे 25 दूनी 50, 50 से भी तो भाग हो जाएगी। इसलिए ये फैक्टर बढ़ रहे हैं। ठीक, एक बहुत छोटा सा नंबर ले लूँ चलो समझाने के लिए, जैसे 12 ले लिया, 12 के जब हम फैक्टर करेंगे, ठीक, 2 3 6, 2 दूनी 4, 4 3 12। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो 1 2 3 है अभाज्य गुणनखंड। पूछूं कुल गुणनखंड कितने हैं, तो 2 ये लिखा हुआ है, तो कुल के लिए क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ दो 3, पावर में 1 जोड़ दो 2, तो 3 दूनी 6। इसके टोटल फैक्टर 6 आए, क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं, 84 लिखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, छूट भी जाएंगे। ठीक, तो इसके 6 टोटल फैक्टर हैं। अब 6 फैक्टर कौन कौन से हैं, ये 1 से भाग हो जाएगा, ये 2 से भाग हो जाएगा, ठीक, ये 3 से भाग हो जाएगा, ये 4 से भाग हो जाएगा, ये 6 से भाग हो जाएगा, ठीक, ये 8 से भाग, सॉरी, ये 12 से भाग हो जाएगा। ठीक, देखो और किसी से भाग हो जाएगा 12, और किसी से भाग नहीं होगा, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। तो टोटल फैक्टर कितने आए, 6। ये मतलब है टोटल फैक्टर का। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले इनको जो बेस होंगे आधार, वो अभाज्य बनाएंगे। उसके बाद जो पावर होंगी उसमें एक एक जोड़ेंगे और गुणा कर देंगे।
तो 3 में 1 जोड़ा 4, 2 में 1 जोड़ा 3, 6 में 1 जोड़ा 7, गुणा कर दिए कितना है 84। ठीक, अभी मैं इसमें आपको अभाज्य गुणनखंडों का योग भी बता दूंगा बाद में, लेकिन पहले ये समझ लो, है ना। पहले अभाज्य गुणनखंड और कुल गुणनखंड समझ लो, फिर सम और विषम देखेंगे। ठीक, चलो इनको लिखा रहना था ऐसे ही, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं बस। ठीक, दो की पावर 5 गुणा 6 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 2 गुणा 15 की पावर 4, ये है। इसमें अभाज्य गुणनखंड और कुल गुणनखंड बताने हैं। ठीक है, चलो करो, आप लोग करो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये देखो 2 अभाज्य है, 6 अभाज्य नहीं है, 10 भी अभाज्य नहीं है और 15 भी अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो इनको सबसे पहले अभाज्य बनाओ। कैसे बनाएंगे, देखो ये तो 2 है, तो 2 की पावर 5 गुणा, ये 6 है, 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर 3 है तो 3 ऐसे लिखा रहने दिया। ठीक, गुणा 10 है, 10 को 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, और इसकी पावर 2 है, 2 को ऐसे लिखा रहने दिया। गुणा 15 है, 15 को 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, और इसकी पावर 4 है तो पावर 4 लिख दी। ये बताओ पहले समझ में आया नहीं आया। देखो ये भी अभाज्य, 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 ये भी अभाज्य। ठीक, अब देखो इन्हें और सॉल्व करो थोड़ा सा। ये 2 की पावर 5 गुणा, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3। ठीक, अच्छा अब देखो ये है 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा, ये है 3 की पावर 4 और ये है 5 की पावर 4। ये बताओ ये थर्ड वाली लाइन समझ में आई कि नहीं आई। ये मैं आपको घातांक और करणी में भी करा चुका हूँ एक बार। ठीक, चलो अब जिसके बेस सेम होते हैं तो गुणा में पावर जुड़ जाती है। तो देखो 2 के जहाँ जहाँ 2 बेस हैं वो हमने एरो कर लिए। ठीक, तो 2 की पावर 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, तो 2 की पावर 10 गुणा, अच्छा 3 वाला एक नंबर ये है, 3 वाला एक नंबर ये है, तो 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4, तो ये हुआ 3 की पावर 7 गुणा, बाकी क्या बचा 5, 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 4, तो 5 की पावर कितना हुआ 4 प्लस 2 यानी 6। ये बताओ समझ में आया नहीं आया। अब देखो 2 3 5 अभाज्य बन गए। अच्छा, जब ये अभाज्य बन गए और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, प्राइम फैक्टर, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए पावर को जोड़ देते हैं केवल। तो 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 6 23, कितने अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 23। ठीक, और अगर आपसे इसमें पूछे कि कुल टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंड कितने आएंगे, तो कुल गुणनखंड के लिए बताया था पावर में एक एक जोड़ का गुणा कर दो। तो पावर कितनी है 10, 10 में एक जोड़ो 11 गुणा, पावर कितनी है 7, 7 में एक जोड़ो 8, पावर कितनी है 6, 6 में एक जोड़ो 7। अब गुणा कर लो, 11 गुणा 8 7 56। ठीक, तो 6 6 5 11, 5 और 1 कितना आ जाएगा 616। तो इन सब के टोटल फैक्टर कुल गुणनखंड कितने आ जाएंगे 616 आ जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया। सबसे पहले अभाज्य बनाया, फिर जिसकी पावर जुड़ सकती थी बेस बराबर थे पावर जोड़ दी, फिर इनको अभाज्य बनाने के बाद फिर अभाज्य गुणनखंड में पावर जोड़ देंगे सीधे सीधे, और कुल गुणनखंड में पावर में एक एक जोड़कर उनकी गुणा कर देंगे। ठीक है, कर लेंगे इस टाइप के। फिर चलो एक और करा देता हूँ। क्वेश्चन होगा वो लिखेगा 120 कि 120 के अभाज्य गुणनखंड बताओ या 120 के कुल गुणनखंड बताओ, ये बताने हैं। अब देखो सबसे पहले इसके अभाज्य पेयर बनाएंगे, अभाज्य। ठीक, वो देखो कैसे बनाएंगे। जैसे 120 है,
तो 120 के फैक्टर कर लो। 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। ठीक, 2 कितनी बार लिखा है? 1 2 3, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक, 3 कितनी बार लिखा है? 1 बार। 5 कितनी बार लिखा है? 1 बार। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो 2 3 5 अभाज्य संख्याएं हैं, अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर अभाज्य गुणनखंड पूछें तो 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे इसके 5। ठीक, टोटल फैक्टर कैसे आएंगे? ये पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ो 4, ये पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ो 2, ये पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ो 2। ठीक, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो टोटल फैक्टर यानी कुल गुणनखंड कितने आ जाएंगे? 16। ये आंसर। बताओ समझ में आया नहीं आया? अब देखो, अब क्वेश्चन ये होगा, वो कहेगा 600 में कितने, या ऐसा लिखो 600 के कितने सम गुणनखंड होंगे। छः सौ के कितने सम गुणनखंड होंगे ये बताना है। अब देखो ध्यान रखना, सम गुणनखंड के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा? हमें पहले कुल गुणनखंड निकालने पड़ेंगे और विषम गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। कुल गुणनखंडों में से अगर हम विषम वाले गुणनखंड माइनस कर देंगे तब हमारे सम वाले गुणनखंड मिलेंगे, क्योंकि सम वाले गुणनखंड डायरेक्ट नहीं बताए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सम तो संख्या 2 भी होती है, सम 3 गुणा 2 भी यानी 6 भी होती है, 2 गुणा 5 भी होता है, 2 गुणा 6 भी होता है, 2 गुणा 7 भी होता है, तो सम तो बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए आपको कुल और विषम निकालने हैं। तो जैसे 600 है तो पहले 600 के फैक्टर करेंगे। 2 से 300, 2 से 150, 2 से 75, 3 से 25, 5 पंजे 25, 5 5। ठीक, मतलब 2 कितनी बार लिखा है? 3 बार, तो 2 की पावर 3 गुणा 3 एक बार लिखा है, गुणा 5 2 बार लिखा। ठीक, अब देखो इसमें कुल गुणनखंड बताने हैं। मैं कुल सम और विषम में लिख देता हूँ, बार बार गुणनखंड नहीं लिख रहा, ठीक है। तो टोटल फैक्टर के लिए पावर कितनी है? 3 तो 1 जोड़ दो 4, ये पावर कितनी है? 1 तो 2 जोड़ 1 जोड़ दो, ये पावर कितनी है? 2 तो 1 जोड़ दो। ठीक, तो 4 दूनी 8, 8 3 24, तो इसके टोटल फैक्टर कितने आए? 24 आए टोटल फैक्टर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं विषम गुणनखंड निकालने लग जाऊँ, विषम गुणनखंड ऑड फैक्टर्स निकालने लग जाएं, तब देखो, तब हमें ओड ही नंबर देखने हैं। सम तो केवल ये है, बाकी विषम ही देखने हैं। तो विषम ये है, 3 की पावर कितनी है? 1, 1 में 1 जोड़ो 2, ये भी तो विषम है 5, 5 की पावर कितनी है? 2, 2 में 1 जोड़ो तो 2 तिया। इसका मतलब विषम ऑड फैक्टर जो आएंगे वो 6 आएंगे, टोटल फैक्टर आएंगे 24। अगर टोटल फैक्टर में से विषम वाले फैक्टर घटा देंगे तब आएंगे सम। तो मैं एक फॉर्मूला सा लिख देता हूँ कि सम गुणनखंड बराबर कुल गुणनखंड माइनस विषम गुणनखंड। ठीक है, इस तरह। लेकिन आप ऐसा मत निकालने लग जाना, कभी विषम को इधर ले जाओ, सम को उधर ले जाओ, कि विषम गुणनखंड बराबर कुल गुणनखंड माइनस सम गुणनखंड, क्योंकि जब तक विषम पता नहीं होंगे तब तक हम सम नहीं बता सकते। आया समझ में? तब देखो टोटल फैक्टर कितने हैं? 24 माइनस विषम गुणनखंड कितने हैं? 6, तो 24 माइनस 6, तो आंसर आ जाएगा 8। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया?
कर लेंगे सब लोग? चलो फिर एक और क्वेश्चन लिखते हैं। दो की पावर 4, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 6। इसमें बताना है। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई सी भी कंडीशन निकलवाए आपको दो, ये जो बेस है ना आधार, ये अभाज्य होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। अभाज्य नहीं है तो मैं आपको बनाना सिखा चुका हूँ एक क्वेश्चन में कि उसको अभाज्य कैसे बनाएंगे फैक्टर करके, ठीक है। तो कोई सा भी कुछ भी निकलवाए, कुल निकलवाए, विषम निकलवाए या सम निकलवाए या उनका योग निकलवाए, कुछ भी निकलवाए, ठीक। तो सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड होना जरूरी है, ठीक। चलो अगर कुल में क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ो 4 + 1 5 गुणा 2 में एक जोड़ो 3 गुणा 6 में एक जोड़ो 7, तो 5 × 15, 15 × 7 105। तो इसके टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे 105, लेकिन हमसे तो सम पूछा है, ठीक। तो इसके विषम भी निकालने पड़ेंगे। अब जो विषम नंबर है वो देखो केवल, ठीक। ये विषम नंबर है 3, तो 3 विषम नंबर है। चलो देखो, तो विषम गुणनखंड निकालना है इसमें। देखो विषम के लिए क्या कर देंगे, विषम नंबर लेंगे। जैसे 3 है तो 3 की पावर कितनी है 2, तो 2 में एक जोड़ दो 3 गुणा, ये विषम नंबर है ऑड, 6 है, 6 में एक जोड़ो 7, तो 3 × 7 21। तो 21 फैक्टर ऐसे हैं जो ऑड हैं, विषम है, ठीक। अच्छा सम के लिए क्या करेंगे, टोटल फैक्टर में से ऑड वाले घटा दो विषम वाले। 5 में से 1 गया 4 और 10 में से 2 गया 8, तो 84 फैक्टर 84 फैक्टर ऐसे हैं जो सम है इसमें। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कर लेंगे? अच्छा तो अभाज्य गुणनखंड बता देंगे, कुल भी बता देंगे, सम भी बता देंगे और विषम भी बता देंगे। कोई दिक्कत है इसमें? चलो ठीक। अब इसके बाद इनका योग भी आ सकता है आपको कि योग निकालना बताओ, ठीक। तो वो मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन है 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 3 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, सम बताना है सभी का, ठीक है। सभी है, सभी गुणनखंडों का, ठीक। अब देखो सभी मतलब कुल गुणनखंड। अब देखो सबसे पहले ये जो बेस हैं आधार वो अभाज्य होने चाहिए, पहली चीज़ अभाज्य भी हैं। अब देखो इसमें 2 की पावर 5 है, ठीक। तो ऐसा लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, ठीक। फिर नेक्स्ट ये 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4। फिर ये 7 है तो 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 3। ये बताओ ये चीज़ें जो ये हमने लिखी हैं समझ में आई भाई? पावर 0 से शुरू करो वहाँ तक पहुँच जाओ, पावर 0 से शुरू करो वहाँ तक पहुँच जाओ, पावर 0 से शुरू करो और लास्ट वाली पावर तक पहुँच जाओ, ठीक है। अब देखो ऐसा लिखने के बाद इन सब नंबर की क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। जैसे कि 2 की पावर 0 मतलब 1, किसी की पावर 0 हो 1 होता है, प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 की पावर 5 मतलब 32। वैसे हमने बहुत बड़ा नंबर ले लिया, चलो कोई बात नहीं। 3 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 की पावर 2 मतलब 9, 3 की पावर 3 मतलब 27, 3 की पावर 4 मतलब 81 गुणा 7 की पावर 0 मतलब 1, 7 की पावर 1 मतलब 7, 7 की पावर 2 मतलब 49 और 7 की पावर 3 मतलब 343। बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर ले लिया। चलो समझना है, पहले मेथड समझ लो, उसके बाद छोटा नंबर दे दूँगा एक। जोड़ो 32 38 10 48, 48 और 8 56, 56 4 60, 60 2 62 और 1 63, 63 इंटू
ठीक, 81 और 7 88, 88 और 20 कितना हो जाएगा 108, 108 9 117, 117 3 120 और 121। अच्छा 343, 3 9 12, 12 7 19 और 20 का जीरो आंसर लगे 2, 2 4 6 6 4 10 का जीरो आंसर लगा 1, 3 और 1 4, यह आया 400। बताओ। ठीक, अब इनकी सबकी गुणा कर लो, गुणा करने के बाद जो भी आएगा वो उनका योग बन जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं। 0 100 1 2 1 0, इस 4 की गुणा इससे कर लो, 4 3 12, 4 6 24 और 1 25। ठीक, अब इन दोनों की गुणा कर लो, 2 0 तो आएंगे लास्ट में, है ना भाई। 252 की और 121 की गुणा कर लो, 2 5 1 5 और 4 9, 2 2 4 5 2 10, 10 4 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 2 4 5 9 और 1 10 का जीरो हासिल लगा 1, फिर 2 1 2 और 1 3, कितना आया 304920। इसके जितने भी टोटल फैक्टर होंगे उन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। कैलकुलेशन मत समझो, कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेथड ये क्यों करा है, क्या करा है, मतलब क्यों नहीं, सॉरी क्या करा। ठीक है, तो 0 से शुरू करेंगे पावर 5 तक पहुंच गए, 0 से शुरू की पावर 4 तक पहुंच गए, 0 से शुरू की पावर 3 तक पहुंच गए, और सबकी जोड़ने के बाद गुणा कर। बताओ ये क्या क्या, क्या निकला यहाँ, योग। है ना, कुल गुणनखंडों का योग। ऐसे ही पूछेगा सम गुणनखंडों का योग, ऐसे ही पूछेगा विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, ये चीज़ें पूछ सकता है। तो अभी मैंने आपको इसमें कुल गुणनखंडों का योग निकालना सिखाया है। एक और सीख लो, उसके बाद ये सम और विषम चलेंगे लेकिन छोटा नंबर लेंगे इस बार। क्वेश्चन है 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 3 की पावर 2 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है। ठीक है, अब देखो 2 है बेस में, पावर 0 शुरू करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 गुणा ये 3 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ठीक, गुणा कर दो सबकी तो ये क्या आ जाएगा, सभी गुणनखंडों का योग आ जाएगा। 2 दूनी 4 2 6 और 1 7 गुणा 5 1 5 और 1 6। किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 3 की पावर 2 9 9 3 12 12 और 1 13 गुणा कर लो भाई, 7 6 42 तो 42 गुणा 13, 13 दूनी 26 6 2 13 चौका 52 और 2। तो इनके जितने भी फैक्टर होंगे उनको सबको जोड़ेंगे तो उनका सम कितना आएगा, उनका सम आएगा 546। ठीक है, कर लेंगे सब लोग। ठीक, चलो अब मैं कराऊंगा इसमें विषम और सम। सेम कंडीशन करनी है आपको, सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए कुल गुणनखंडों का योग निकालना पड़ेगा और विषम गुणनखंडों का योग निकालना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा, तब सम गुणनखंडों का योग आएगा। ठीक, तो मैं एक ही क्वेश्चन में तीनों करा दे रहा हूँ। देखो जैसे मान लो क्वेश्चन यही होता है ना, चलो चेंज कर लो, अब हटा दिया तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन ये होता 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 3 के सभी के सम गुणनखंडों का योग बताना है। तो सम गुणनखंडों के योग के लिए कुल गुणनखंडों का योग भी निकालना पड़ेगा, विषम गुणनखंडों का योग भी निकालना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले कुल का योग लिख देता हूँ मैं, है ना, कुल गुणनखंडों का योग, इसका ये मतलब है। ठीक, अब देखो कुल गुणनखंडों के योग के लिए ये पावर 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1
पावर 1 है ना यहाँ, इसलिए तो 2 की पावर 3 8, 8 4 12, 12 2 14 और 1 15। थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। 25 5 30 और 1 31, 3 और 1 4, तो 15 गुणा 4 60, 0 6 6 6 6 3 18। इसके सभी गुणनखंडों का योग कितना आया बच्चे? 1860 आया। अब विषम गुणनखंडों का योग निकाल लो। तो मैं लिख देता हूँ विषम का योग, विषम का योग। तो विषम के लिए केवल विषम विषम को चुनेंगे। तो ये विषम है, ये तो सम है, लेकिन विषम देखना तो विषम ये है। तो 5 की पावर 2 है, तो 5 को ऐसे लेके चलेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 इंटू ये 3 है, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। केवल ऑड लेके चलेंगे विषम। 2 तो सम था इसलिए इसको छोड़ दिया, ठीक। अब सॉल्व कर लो। 5 पंजे 25, 5 30 और 1 31 गुणा 3 गन 3 और 1 4, 4 गन 4, 4 3 12। कुल गुणनखंडों का योग आया 1860, विषम गुणनखंडों का योग आया 124, ठीक। तो अगर आपसे पूछ ले कि सम गुणनखंडों का योग, मैं ऐसे लिख देता हूँ केवल सम का योग। अगर आपसे सम गुणनखंडों का योग पूछ लेगा तो सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे? कुल गुणनखंडों के योग में से, कुल गुणनखंडों के योग में से विषम गुणनखंडों का योग घटा दो, तो यह जाएगा सम गुणनखंडों का योग। 6 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, ठीक। 5 में 2 गया 3 बचा, 8 में से 1 गया 7 बचा, 1 बचा, 1736। तो सभी सम गुणनखंडों का योग कितना है? 1736, जो हमसे पूछा गया था। बताओ भाई, सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए भी यही किया कि कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल ली, विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल दी, कुल में से विषम घटा दिए तो सम गुणनखंडों की संख्या निकल गई। योग में भी सेम कर रहे हैं, है ना। बस योग का तरीका देख लो क्या, तो कर पाओगे? चलो एक और लिखते हैं फिर, ठीक। क्वेश्चन यह है 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 के सभी सम गुणनखंडों का योग बताना है, ठीक। तो अब पे छोटा क्वेश्चन दिया है ना, बहुत छोटा है। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ठीक। अब कुल गुणनखंडों के योग के लिए पहले ये 2 है, तो इसे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। 3 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ये 5 है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 बताया था। अब सबकी कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक। देखो 2 की पावर 1 यानी 2, 2 और 1 3 गुणा 3 गन 3 और 1 4 गुणा 5 पंजे 25, 5 30 और 1 31। तो 3 चौक 12, 12 इकन 12 का 2 हासिल लगा 1, और 12 3 36 और 1 37। तो कुल गुणनखंडों का योग कितना आया? 372, है ना। और विषम का योग निकालना है क्योंकि हमें सम का चाहिए, तो विषम के लिए विषम नंबर लो केवल। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो डायरेक्टली कि भाई विषम में जब ये आएगा तो इसकी जगह ये लिखा जाएगा, तो इसकी जगह कितना आएगा? 4। मैं डायरेक्ट लिख लूँ, और जब ये लेंगे तो इसकी जगह कितना आएगा? ये मतलब 31। 4 1 4, 4 3 12, 124। और कुल गुणनखंडों के योग में से, कुल गुणनखंडों के योग में से विषम गुणनखंडों का योग घटा दो, बस क्या जाएगा? सम गुणनखंडों का योग। 12 में से 4 गए कितना बचा? 8। 6 6 में से 2 गए कितना बचा? 4। और 3 3 में से 1 गया कितना बचा? 248। ये आंसर आ गया 248। ये समझ में आया आपको? बताओ। ये समझ में आया? ये हमने डायरेक्ट जो लिख दिया वही विषम के लिए हम इसे लिखते 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ये लिखते गुणा, इसको लिखते 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ये लिखते, फिर उनकी गुणा करते, तो ये होता। तो हमने वो यहाँ से चुन लिया बस। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो कर सकते हैं आप लोग। कर लेंगे इस टाइप के। चलो घर से करके लाना। आज आपका ये नंबर सिस्टम और उसके मिसलिनियस जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। बाकी आप लोगों को कुछ भी दिक्कत आ रही हो इसमें टॉपिक में, चैप्टर में, तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और क्लास प्रॉपरली पढ़ लो, क्योंकि जो पीईटी का UP+C का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें नंबर सिस्टम के भी कम से कम 3 टॉपिक आएंगे, ठीक है बच्चे। तो हमने तो पूरा करा दिया है। अब मैं कोशिश करूँगा आपको कल से DI पढ़ाने की, ठीक है। तो सब लोग जुड़ जाएँ,
ठीक, जितने भी लोग हैं वो कल से DI को प्रॉपर पढ़ना शुरू करें। और DI 20 नंबर का है और कम से कम इसमें से 3 चैप्टर 3 क्वेश्चन अगर आए और 20 नंबर का DI तो आपका 23 नंबर का पक्का हो जाएगा UP+C के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखें जो 25 नंबर होते हैं 100 नंबर के में 25 नंबर का वेटेज बहुत बड़ा है, 1/4 है। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो फिर बाकी कल कराएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।